ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका को मिलने के बाद और अनिका की हालत देखने के बाद श्रेया काफी ज्यादा पैनिक हो गई थी। श्रेया ने अपने जीवन साथी आकाश को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था, मगर आकाश के जाने के बाद भी श्रेया को ये उम्मीद थी कि जिंदगी में हर मुश्किल से उसे बाहर निकालने के लिए अनिका उसका कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ी रहेगी। मगर अनिका खुद अपने वजूद को भूल गई थी, यहाँ तक कि अनिका को खुद का नाम भी नहीं याद था। श्रेया को अनिका की तो फिक्र हो रही थी, मगर उसके साथ साथ श्रेया की मन की उलझने और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। श्रेया ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि उसके पेट में 4 महीने का बच्चा पल रहा था। श्रेया इतनी ज्यादा बौखला गई थी कि अब कार में बैठी बैठी श्रेया अपने आप से ही बातें कर रही थी। श्रेया की कार चला रहा ड्राइवर श्रेया की ऐसी हरकतों को देखकर काफी परेशान हो गया था। उसने श्रेया को इससे पहले कभी इतना बौखलाया हुआ नहीं देखा था। खिड़की से बाहर देख रही श्रेया अचानक ही अपने आप से कहने लगी, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा, तुम्हें पिंकी के लिए लड़ना होगा, अपने होने वाले बच्चे के लिए लड़ना होगा, आकाश के लिए लड़ना होगा। आकाश तुम्हारे साथ ही है, तुम किसी भी बात की फिक्र मत करो। श्रेया की कार चला रहा ड्राइवर भी अच्छी तरह से जानता था कि श्रेया के ऊपर क्या बीत रही होगी, मगर ड्राइवर के चेहरे पर डर साफ बता रहा था कि ड्राइवर को इस बात की चिंता थी कि धीरे धीरे श्रेया अपना मानसिक संतुलन खोती जा रही थी। घर के नौकर भी काफी देर से आपस में बातें कर रहे थे कि आकाश के जाने के बाद श्रेया दिल खोलकर आंसू नहीं बहा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने अंदर आंसुओं का सैलाब भर कर रखा था, मगर आंखों के आगे एक बांध बना दिया था जो आंसुओं को बहने से रोक रहे थे। और सभी लोग यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि इस तरह अपने मन में छिपी भावनाओं को दबा कर रखना इंसान के लिए नासुर हो सकता था। श्रेया पर जो दुख टूट पड़ा था वो इतना बड़ा था कि श्रेया के लिए जिंदगी जीने का मकसद ढूंढ पाना बेहद मुश्किल हो गया था। और मकसद के बगैर कि जिंदगी इंसान के लिए श्राप तो साबित हो ही सकती है, ये बात सभी अच्छी तरह से जानते थे। तभी अचानक ही ड्राइवर ने मिरर में देखा। तब ड्राइवर ने ये नोटिस किया कि श्रेया अचानक ही अपने नाखून चबाने लगी थी। श्रेया की आंखें बड़ी बड़ी होने लगी थी और वह बार बार अपने हाथों की मुठ्ठियां कस रही थी। फिर अपने साथ कुछ बात करने के बाद अचानक मुठ्ठियां खोल देती। ये सब देखने के बाद अब ड्राइवर से रुका नहीं गया। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर श्रेया की ओर देखा और पूछा, मैडम आप ठीक तो है ना? ड्राइवर पीछे जरूर मुड़ा था, मगर उसका ध्यान पूरी तरह से ड्राइविंग पर था। मगर इसके बावजूद श्रेया ने जब ड्राइवर को पीछे मुड़ा हुआ देखा तो उसने आवाज ऊंची करते हुए ड्राइवर से कहा, तुम ड्राइविंग पर ध्यान दो, इस तरह से ड्राइव करते करते पीछे देखोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सच बताओ, क्या प्लानिंग है तुम्हारी? क्या तुम भी मुझे मार देना चाहते हो? श्रेया के मुंह से ऐसी बात सुनकर ड्राइवर के हाथ पांव कांपने लगे। यह बात सब लोग अच्छी तरह से जानते थे कि आकाश का एक्सीडेंट ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुआ था। आकाश के एक्सीडेंट के बाद लोग तरह तरह की बातें फैला रहे थे। इन बातों पे सच क्या था और झूठ क्या था यह कह पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आकाश के साथ साथ ड्राइवर भी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चला गया था। इसीलिए उस वक्त जब आकाश की कार का एक्सीडेंट हुआ था तब क्या हुआ था, यह बात अब एक पहेली बन चुकी थी, जिसे सुलझाना श्रेया के लिए भी नामुमकिन हो गया था। श्रेया की डांट सुनते ही कांपती हुई आवाज में ड्राइवर ने कहा, सॉरी मैडम, सॉरी। यह कहते हुए ड्राइवर ने अपना पूरा ध्यान पूरी तरह से ड्राइविंग में लगाकर गाड़ी आगे ले जाना शुरू किया। कुछ ही देर बाद श्रेया की कार गुलेरिया हाउस के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही गाड़ी बंगले के मेन डोर के सामने रुकी, श्रेया कार से उतरकर सीधे बंगले के अंदर चली गई। श्रेया ने कार का दरवाजा भी बंद नहीं किया। श्रेया ने कभी भी इस तरह का रूड बिहेवियर नौकरों के साथ नहीं किया था, मगर आज जिंदगी में पहली बार श्रेया का बर्ताव घर के नौकरों को काफी अजीब लग रहा था। जब श्रेया बंगले के अंदर पहुंची तब नंदिनी पहले से ही लिविंग रूम में पिंकी के साथ बैठी श्रेया का इंतजार कर रही थी। पिंकी के हाथ में एक छोटा सा बाउल था जिसमें नंदिनी ने कुछ नाश्ता रखा था। नंदिनी अपने हाथों से पिंकी को खाना खिला रही थी। जैसे ही श्रेया घर के अंदर दाखिल हुई, नंदिनी की नजर श्रेया पर पड़ी। श्रेया को इस तरह सफेद लिबास में देखकर नंदिनी का दिल बैठा जा रहा था, मगर वो जानती थी कि कुदरत के आगे वे बिल्कुल लाचार थी।
हालांकि वह श्रेया को इस हालत में देख नहीं सकती थी, मगर वो इस बात का एहसास अपनी बातों या अपने चेहरे से होने देना नहीं चाहती थी। पिंकी के सर पर हाथ फेरते हुए नंदिनी ने पिंकी से कहा, देखो पिंकी, मम्मा आ गई। नाश्ता कर रही पिंकी ने जैसे ही अपनी मम्मा को घर के अंदर दाखिल होते हुए देखा, पिंकी ने नाश्ते का बाउल डाइनिंग टेबल पर रखा और दौड़कर श्रेया के पास चली गई। श्रेया से लिपटते ही पिंकी ने कहा, कहाँ चली गई थी आप मम्मा? पिंकी का सवाल खत्म होते ही नंदिनी अपनी जगह से उठकर श्रेया के पास आई और कहने लगी, श्रेया, कहाँ चली गई थी तुम? तुम सुबह से कहीं घर में नजर नहीं आई। हम सबको काफी फिक्र हो रही थी। मैं कब से तुम्हें कॉल लगा रही हूँ, मगर तुम कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। पिंकी भी काफी घबरा गई थी। फिर ड्राइवर से भी पता चला कि तुम अनिका से मिलने लाइफ केयर हॉस्पिटल गई थी। अब कैसी है अनिका? जैसे ही नंदिनी ने अपनी बात पूरी की, श्रेया ने पिंकी को अपने आप से अलग करते हुए कहा, देखो पिंकी, कुछ दिनों के लिए तुम्हारी मम्मा से इस तरह से अचानक लिपटना तुम्हें बंद करना होगा। मम्मा के पेट में तुम्हारा होने वाला भाई या बहन पल रहा है। तुम्हारे पापा की आखिरी निसारी और होने वाले बच्चे की तुम बड़ी बहन बनने वाली हो। तुम्हें जरा जिम्मेदारी से अब काम लेना चाहिए। कितनी बड़ी हो गई हो तुम? पिंकी अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि उसकी मम्मा प्रेग्नेंट थी और बहुत ही जल्द उसके भाई या बहन को जन्म देने वाली थी। पिंकी काफी समझदार बच्ची थी और आज तक कभी भी श्रेया ने पिंकी को किसी भी बात के लिए डांट नहीं लगाई थी और न ही पिंकी ऐसा कोई काम करती थी जिससे उसे डांटना पड़े। मगर अचानक ही श्रेया ने जब पिंकी से ऐसी बात कही तो पिंकी को अपनी मम्मा का बर्ताव काफी अजीब लगा। नंदिनी भी श्रेया के बर्ताव से काफी हैरान थी। नंदिनी अच्छी तरह से जानती थी कि प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, मगर पिंकी ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से श्रेया को उसे डांट लगानी पड़े। नंदिनी अच्छी तरह से जानती थी कि श्रेया इस वक्त किस तरह के हालातों से गुजर रही थी, इसीलिए बात को संभालते हुए नंदिनी ने पिंकी से कहा, बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी मम्मा, बहुत जल्दी तुम बड़ी बहन बनने वाली हो। इसलिए चलो आज एक बात हम डिसाइड करते हैं कि आज के बाद जब तक तुम्हारी मम्मा तुम्हारे भाई या बहन को जन्म नहीं दे देती, तब तक तुम्हारा सारा ख्याल मैं रखूंगी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मुझसे कहना। तुम्हारे स्कूल जाने से आने की जिम्मेदारी से लेकर खाने पीने की सारी जिम्मेदारियां अब मेरे सर पर होगी। कुछ दिनों के लिए मम्मा को इन सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दो। पिंकी भी अपने चाची की ओर देखकर हाँ में अपना सर हिला रही थी, मगर फिर पिंकी और नंदिनी के कानों पर एक जोरदार चीख पड़ी। श्रेया ने नंदिनी की ओर देखकर कहा, क्या मतलब है कि सारी जिम्मेदारियां तुम निभाओगी? मुझे किसी की मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। आकाश जरूर चला गया है, मगर वो मेरे और मेरे बच्चों के लिए जो ताकत छोड़कर गया है, वो ताकत मेरे साथ अभी मौजूद है। हम कोई बेबस, लाचार और माँ बेटी नहीं है जो सब लोग अचानक ही हम पर सिंपैथी बरसाने चले आए। श्रेया की ऐसी बात सुनकर नंदिनी चौंक गई। आज तक श्रेया और नंदिनी के संबंध काफी अच्छे रहे थे। श्रेया अच्छी तरह से जानती थी कि भले ही सिद्धार्थ गुलेरिया का स्वभाव थोड़ा सा अजीब था, मगर नंदिनी घर की बहू होने के बावजूद घर की बेटी बनकर रह रही थी। एक ऐसी बहू होने के सारे फर्ज नंदिनी ने अच्छी तरह से निभाए थे। श्रेया के घर आने के बाद भी नंदिनी ने श्रेया को बिल्कुल अपनी सहेली बनाकर घर के एकदम कंफर्टेबल कर दिया था, मगर आज उसे श्रेया के मुंह से ऐसी बात सुनकर नंदिनी को एक गहरा आघात लगा था। नंदिनी बड़ी बड़ी आंखों से बस कुछ देर तक श्रेया को देखती रही। श्रेया की आंखें कभी बड़ी हो जाती तो कभी छोटी हो जाती। श्रेया बार बार अपनी मुट्ठियों को कसने लगती, फिर उन्हें छोड़ देती। नंदिनी अच्छी तरह से श्रेया को ऑब्जर्व कर रही थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेया के साथ क्या हो रहा था। श्रेया की ऊंची आवाज सुनकर घर के नौकर भी श्रेया और नंदिनी के पास आकर जमा हो गए। नौकरों को इस बात की चिंता अब हर पल सताने लगी थी कि आखिर श्रेया का मानसिक संतुलन किस दिशा में जा रहा था। तभी अचानक श्रेया गहरी सांस लेने लगी। धीरे धीरे श्रेया के चेहरे पर दिख रही बौखलाहट भी काफी हद तक कम हो गई। अपने आप को संभालते हुए श्रेया ने नंदिनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, देखिए नंदिनी भाभी, मेरी बेटी को या मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को संभालने के लिए काफी हैं। आकाश की मौत ने श्रेया को पूरी तरह से बदल दिया था। श्रेया ने आकाश की मौत के बाद तरह तरह की बातें सुनी थी लोगों से, इसलिए अब धीरे धीरे श्रेया का लोगों पर से विश्वास उठता चला जा रहा था।
जैसे जैसे नंदिनी श्रेया के जितना करीब आने की कोशिश कर रही थी, श्रेया उतना ही उससे दूर जाने की कोशिश करने लगी थी। नंदिनी को अपनी बात बताने के बाद श्रेया ने पिंकी का हाथ पकड़ा और उसे घर में बनी लिफ्ट की ओर ले जाने लगी। श्रेया पिंकी को लेकर लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गई। जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ तब अचानक ही नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। नंदिनी को श्रेया की कही हुई बातों का बुरा नहीं लगा था, बस नंदिनी के दिल में अब श्रेया के लिए फिक्र और भी ज्यादा बढ़ गई थी। नंदिनी जानती थी कि अचानक ही अगर एक जीवन साथी जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई और सपने देखे हों, वो जिंदगी से इस तरह चला जाए तो जिंदगी बिल्कुल बेमायने हो जाती है। नंदिनी बस श्रेया के बारे में सोच सोचकर आंखों से आंसू बहा रही थी। तभी नंदिनी के कानों पर एक भारी आवाज पड़ी, श्रेया को उसके बर्ताव के लिए माफ कर देना। जैसे ही नंदिनी ने पलटकर देखा तो पाया उसके ठीक पीछे करण गुलेरिया और सिद्धार्थ खड़े थे। करण ने अपना सिर झुकाकर नंदिनी से कहा, देखो नंदिनी बेटा, श्रेया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से। इससे पहले कि करण कुछ कह पाते, नंदिनी ने अपने हाथ जोड़ते हुए करण से कहा, प्लीज चाचा जी, आप इस तरह की बातें मत कीजिए। आपको श्रेया के बर्ताव के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर वाले ने एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी अचानक इस तरह कैसे उजाड़ दी। नंदिनी आंखों में आंसू लिए श्रेया की फिक्र में रो रही थी और करण भी श्रेया की कंडीशन को लेकर काफी टेंशन में नजर आ रहे थे। वहीं सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई और ही टेंशन नजर आ रहा था। सिद्धार्थ बार बार यहाँ वहाँ देखकर मन ही मन कुछ सोच रहा था। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात कैसे आगे रखे। सिद्धार्थ के चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे कि उसे करण के साथ कुछ बात करनी थी, मगर वो कुछ कह नहीं पा रहा था। मगर अचानक जब करण सिद्धार्थ की ओर मुड़े तो सिद्धार्थ ने अचानक ही अपने चेहरे के हाव भाव संभालते हुए करण से कहा, वैसे चाचा जी, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फिर से कॉल आया होगा आपको। वो लोग कह रहे थे कि अगर मैं जल्दी से जल्दी कंपनी के प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी संभाल लूं तो अच्छा होगा। आपको बस श्रेया से कुछ सिग्नेचर लेने होंगे। सिद्धार्थ के मुंह से ऐसी बात सुनकर आंसू बहा रही नंदिनी अचानक दंग रह गई। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया इतने बड़ी इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रही थी और वहीं सिद्धार्थ बार बार कंपनी के प्रेसिडेंटशिप को लेकर इतना उतावला क्यों हो रहा था। सिद्धार्थ ने दबी हुई आवाज में करण से कहा, देखिए चाचा जी, वैसे आई नो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट दिस, बट आप तो जानते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस वक्त कितनी बड़ी मुश्किल में है। जरा आप ही सोचिए, आकाश ने मेहनत करके जिस गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचाया है, उसी आकाश की मौत की वजह से अगर गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बिखर कर गिर जाए तो उसकी आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा। आकाश की आत्मा की शांति के लिए हमें ये कदम जल्दी से जल्दी उठाना होगा। बाजार में एक छोटा सा र्यूमर की कंपनी को कितना बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, यह बात आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आपने अचानक ही बिजनेस से रिटायरमेंट लेने का फैसला लिया था तब बाजार में कितना बड़ा हड़कंप मच गया था। आप ही ने जिस गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को इतना नाम और इतनी शोहरत दिलवाई थी, आपके रिटायरमेंट की खबर सुनकर उसी गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उन दिनों में अगर आकाश ने कम उम्र में अपने कंधे पर सारी जिम्मेदारियां ना उठा ली होती तो पता नहीं गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ उस वक्त क्या हुआ होता। हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे घर में आकाश जैसा होनहार लड़का पैदा हुआ था, जिसने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को मुसीबत से बाहर निकाला है, मगर जिस मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को पछाड़ने के बारे में देश की कोई कंपनी सोच भी नहीं सकती, उस मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को भी आकाश ने अपने दम पर पछाड़ दिया। तो क्या अब हम उसकी सारी मेहनत वेस्ट जाने दें? आप जरा समझाइए श्रेया को, हमें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना होगा। करण भी इस वक्त बिजनेस की कोई बात नहीं करना चाहते थे, ना ही वो मूड में थे और ना ही उन्हें यह मौका सही लग रहा था श्रेया के साथ इस तरह की बातें करने का। करण बस श्रेया की मेंटल हेल्थ के बारे में सोच रहे थे। करण ने जैसे ही अपने कदम श्रेया के कमरे की ओर ले जाने के लिए आगे बढ़ाए, नंदिनी ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, नहीं चाचा जी, प्लीज इस वक्त आप श्रेया को इन सारी बातों के लिए डिस्टर्ब मत कीजिएगा। बेचारी की हालत बहुत नाजुक है, हो सकता है वह आपको कुछ। नंदिनी ने अचानक ही अपने आप को आगे बोलने से रोक लिया, मगर करण वो समझ चुके थे जो नंदिनी कहना नहीं चाहती थी।
कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद करण धीरे धीरे अपने कदम लिफ्ट की ओर आगे बढ़ाने लगे। श्रेया और आकाश का बेडरूम गुलेरिया हाउस के टॉप फ्लोर पर बना हुआ था। जैसे ही लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंची, करण लिफ्ट से बाहर निकलकर कुछ देर तक लिफ्ट के दरवाजे के पास ही खड़े हो गए। अचानक करण को ऐसा लगने लगा जैसे उन्हें हल्के हल्के चक्कर महसूस हो रहे थे। करण ने अपने आप को संभालने के लिए लिफ्ट के दरवाजे का सहारा ले लिया। करण के माथे से पसीना बहने लगा था। अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने माथे से पसीना पोंछते हुए करण ने अपने आप को कंट्रोल किया और श्रेया के कमरे की ओर आगे बढ़ने लगे। श्रेया और आकाश के बेडरूम के पास पहुंचकर करण दरवाजे के पास रुक गए और धीरे से श्रेया के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगे। कुछ देर बाद जब श्रेया ने दरवाजा खोला तो करण ने एक हल्की सी खराश लेते हुए श्रेया से पूछा, अनिका कैसी है? श्रेया ने जैसे ही करण को दरवाजे पर खड़ा देखा, तब श्रेया ने दरवाजा खुला छोड़ दिया और करण को कमरे के अंदर आने का रास्ता दिया। करण जब कमरे के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि नन्ही सी पिंकी अपने पापा की तस्वीर के सामने बैठी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने पापा की तस्वीर को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पिंकी मन ही मन अपने पापा से कंप्लेन कर रही थी, जैसे एक बच्ची के पापा ऑफिस गए हो और रात रात भर घर न लौटे। उस बच्ची के दिल को किसी न किसी तरह समझाया जा सकता था, मगर करण जानते थे कि पिंकी के पापा अब कभी नहीं लौटने वाले थे। पिंकी को दिलासा देने के लिए अब उनके पास कोई शब्द नहीं थे। जिस कमरे से हमेशा ही हंसी खुशी की किलकारियों की आवाज आती थी, आज उस कमरे में सन्नाटा और मातम छाया हुआ था। करण समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो बात कहाँ से शुरू करें। उन्होंने जो सवाल श्रेया को पूछा था वह श्रेया के कानों पर तो पड़े थे, मगर श्रेया किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दे रही थी और ना ही वो करण की बात का जवाब दे रही थी। करण ने श्रेया की ओर देखकर फिर से पूछा, क्या तुमने अनिका के साथ कोई बात की है? मुझे लगता है मुझे भी अनिका से मिलने जाना चाहिए। इससे पहले कि करण अपनी बात आगे बढ़ाते, श्रेया ने बड़े ही कैजुअली करण की ओर देखकर कहा, अनिका अपनी याददाश्त खो चुकी है। हालांकि श्रेया ने यह बात बड़ी ही कैजुअली कही थी, मगर श्रेया की बात ने करण को हैरान कर दिया था। कुछ देर तक श्रेया को देखते हुए करण ने हड़बड़ाती हुई आवाज में श्रेया से पूछा, क्या कह रही हो तुम? श्रेया ने अपनी बात रिपीट करते हुए करण से कहा, हाँ, आपने सही सुना, अनिका अपनी याददाश्त खो चुकी है। बिजनेस के मैटर्स को डिस्कस करने के लिए मैं आज सुबह अनिका से मिलने अस्पताल गई थी, मगर वहाँ मुझे पता चला कि अनिका तो अब खुद का नाम भी नहीं जानती। वो रोहित और यहाँ तक कि अपने बच्चों को भूल गई है। श्रेया के मुंह से ये बात सुनकर करण को ऐसा लगने लगा जैसे अचानक उनके दिल की धड़कनें बंद हो गई थी। श्रेया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारा बिजनेस आकाश के जाने की वजह से किस तरह की मुश्किल में फंस सकता है, मगर किसी भी तरह का डिसीजन लेने से पहले मेरा अनिका के साथ बात करना बेहद जरूरी है। और अनिका इस वक्त अपना ही वजूद तलाश रही है, और जो अपना ही वजूद ना जानता हो वह मेरी मदद क्या कर सकता है। वहाँ लाइफ केयर हॉस्पिटल में राजलक्ष्मी और रोहित अनिका के कमरे के बाहर खड़े होकर अनिका की रिपोर्ट देख रहे थे। रिपोर्ट्स रोहित को दिखाते हुए राजलक्ष्मी ने रोहित से कहा, देखिए सर, आज की भी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई है। कहीं भी किसी भी चीज में किसी भी तरह का कोई सस्पिशन नहीं नजर आ रहा है। ये बात बहुत अजीब होती जा रही है सर। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक मैडम को हो क्या गया, और ऊपर से आज उन्होंने जो बात कही वो कहते कहते राजलक्ष्मी आगे कुछ बोलने से पहले रुक गई। रोहित ने देखा कि राजलक्ष्मी के चेहरे पर काफी कंफ्यूजन नजर आ रही थी। राजलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि उसने अंदर कमरे में अनिका के मुंह से जो बात सुनी थी वो उसे रोहित से शेयर करनी भी चाहिए या नहीं। रोहित ने जब राजलक्ष्मी के चेहरे पर झिझक देखी तो रोहित ने राजलक्ष्मी से पूछा, क्या हुआ, क्या सुना तुमने सुबह सुबह? राजलक्ष्मी ने बात टालते हुए कहा, नहीं सर, कुछ नहीं। जब श्रेया जी मैडम के साथ बात कर रही थी तब मैडम बार बार अपना ही नाम याद करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैं परेशान हो गई। आखिर कब तक मैडम को इस तरह देख सकते हैं हम? राजलक्ष्मी की बात सुनने के बाद रोहित ने एक गहरी सांस ली और फिर से अनिका की रिपोर्ट पढ़ने लगा। अचानक ही रोहित के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। रोहित ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर पूछा, अच्छा, उस डॉक्टर के बारे में कुछ पता चला जिसने अनिका का इलाज किया था? राजलक्ष्मी ने जैसे ही रोहित की बात सुनी, राजलक्ष्मी ने अपना फोन रोहित को दिखाते हुए कहा, सर,
मैंने हर ग्रुप पर मैडम की तस्वीर और मैडम की इंजरीज की फोटो शेयर कर दी है, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। सभी लोग मैडम को गेट वेल सून की विशेष भेज रहे हैं, मगर कोई डॉक्टर ये नहीं कह रहा है कि अनिका मैडम का इलाज उसने किया था। और फिर एक काफ़ी हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि मैडम का इलाज जिस डॉक्टर ने किया था वो इतना काबिल है कि सारे सीनियर डॉक्टर यही कह रहे हैं कि किसी भी सर्जन के हाथों में इतनी स्किल उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी। अगर ये कोई प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होता तो अब तक पूरी दुनिया में फेमस हो चुका होता, मगर ये कोई प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो कोई प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं है तो वो इस काम में इतना अच्छा कैसे हो सकता है। रोहित ने अनिका की सारी रिपोर्ट्स की फाइल बंद करते हुए राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, किसी भी तरह हमें उस डॉक्टर को ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस देश के हर क्लिनिक, हर हॉस्पिटल में अनिका की तस्वीर भेजो। कोई न कोई डॉक्टर कहीं न कहीं जरूर होगा जिसने अनिका का इलाज किया था, और हमें उस डॉक्टर तक जल्द से जल्द पहुंचना है। रोहित के चेहरे की परेशानी पड़ने के बाद राजलक्ष्मी ने रोहित से कहा, सर मुझे लगता है अब आपको मैडम को घर ले जाना चाहिए। राजलक्ष्मी की बात सुनकर रोहित हैरान हो गया। राजलक्ष्मी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ सर, हॉस्पिटल में उन्हें रखने का कोई फायदा नहीं है। सर उनके शरीर में ना तो कोई परेशानी है, ना ही उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम। उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखने से कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ आप उन्हें घर ले जाइए। घर के वातावरण में सबके साथ रहेंगे, बच्चों को रोज रोज देखेंगे, आपको देखेंगे, तो हो सकता है एक दिन उनकी याददाश्त लौट आए। उन्हें फिर से वैसे वातावरण में रखना होगा जिस वातावरण में वो याददाश्त खोने से पहले रहती थी। मैं जानती हूँ कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ किसी चमत्कार से कम नहीं है, मगर हमने चमत्कार होते हुए भी देखा है सर। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि एक आदमी जो 10 साल से अपनी याददाश्त खो बैठा था, अचानक ही उसकी याददाश्त लौट आई। पहले तो डॉक्टर्स भी ये समझ नहीं पाए कि अचानक इस तरह से किसी पेशेंट की याददाश्त वापस कैसे आ सकती है, मगर ज़्यादा छानबीन करने पर पता चला कि उस पेशेंट की याददाश्त मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट की वजह से गई थी। हेड इंजरी इतनी ज़्यादा थी कि सिर की नसों से काफ़ी खून बह चुका था और काफ़ी नसें रप्चर हो गई थी। पेशेंट की जान तो बच गई, मगर उसकी याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। वापस आने के जब सारे रास्ते बंद हो गए तो पेशेंट के फैमिली वाले भी उसकी कंडीशन को एक्सेप्ट करके जिंदगी बिताने लगे। मगर अभी कुछ ही महीनों पहले उस पेशेंट की पुरानी यादें वापस आ गई। छानबीन करने पर पता चला कि वो पेशेंट अपनी फैमिली के साथ फिर से उसी जगह पर पहुंचा था जिस स्पॉट पर उसका एक्सीडेंट हुआ था, और किस्मत कनेक्शन तो वहां तक का था कि जब वो उस जगह से जा रहा था उसी वक्त बाइक पर एक नौजवान ठीक उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर बाइक से गिरा। इस दृश्य को देखकर उसे अचानक ही पहले तो अपना एक्सीडेंट याद आया, और एक्सीडेंट के याद आने के बाद उसे अपनी पिछली जिंदगी फिर से याद आ गई। हो सकता है मैडम के साथ भी ऐसे ही हो। वो बच्चों के साथ बातें करेंगे, फैमिली के साथ बातें करेंगे, तो हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जिससे उनकी मेमोरी ट्रिगर हो और उन्हें अपनी ज़िंदगी में हुआ कोई हादसा याद आ जाए। अगर एक हादसा भी याद आ गया तो मैडम की याददाश्त वापस आ सकती है। बस किसी तरह हमें मैडम को वो एक हादसा याद करवाना है जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हो, वह उनकी ज़िंदगी से इतने करीब हो कि उस हादसे की याद आते ही मैडम के दिमाग को एक ऐसा शौक लगे, ऐसा आघात लगे, जिससे उनके जहन में मिटी हुई सारी की सारी यादें फिर से ताज़ा हो जाए। वो चाहे सुख हो, दुख हो, या कोई ऐसा लम्हा जिसमें मैडम को सबसे ज़्यादा आघात लगा हो। हमारा मैडम को इमोशनल शॉक देना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही राजलक्ष्मी ने अपनी बात पूरी की, अचानक रोहित के कानों पर डॉक्टर सेठी की आवाज़ पड़ी। डॉक्टर सेठी वहीं पीछे खड़े राजलक्ष्मी की सारी बातें सुन रहे थे। डॉक्टर सेठी ने रोहित से कहा, राजलक्ष्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अनिका जी पूरी तरह से फिट एंड फाइन है। उनकी तबीयत की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड हर टू बी अंडर ऑब्जर्वेशन। बस मैंने कुछ बेसिक मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब किए हैं, आपको वो दवाई देते रहना है इन्हें। वैसे सच कहूँ तो ये दवाई मिस हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज आर नॉर्मल मल्टीविटामिन जो दिमाग की शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है।
मगर इनकी दिमागी शक्ति के बारे में तो हम सब कुछ जानते ही हैं। इनकी प्रॉब्लम इनकी दिमागी शक्ति नहीं, बल्कि इनके दिमाग से गायब हुए उस हिस्से की है जिसके गायब होने की वजह से कोई नहीं जानता। एनीवेज मिस्टर मारवा, आप अपनी बीवी को ले जा सकते हैं एंड आई नो आप उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे एंड आई एम श्योर कि बहुत जल्द हमारी फेवरेट डॉक्टर अमृता यानी कि आपकी पत्नी मिसेज अनिका मारवा की याददाश्त वापस आ जाएगी और वो बिल्कुल पहले की तरह मेडिकल इंडस्ट्री से मानव जीवन के कल्याण का काम फिर से शुरू कर देंगे। बिस्तर पर बैठी अनिका डॉक्टर सेठी की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। जब डॉक्टर सेठी ने देखा कि अनिका उन्हें घूर घूर कर देख रही थी, तब मुस्कुराते हुए डॉक्टर सेठी ने अनिका के पास गए और कहने लगे, मैडम, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस वक्त आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, मगर इस वक्त मेरी मानिए तो अपने दिमाग को पूरी तरह से आराम दीजिए और ये जो सामने खड़े हैं आपके पति मिस्टर रोहित मारवा, उन पर आंख बंद करके भरोसा कीजिए। यूँ समझ लीजिए कि मैं वो पंडित हूँ जो शादी के मंडप में दुल्हा और दुल्हन को पहली बार मिलवा रहा हूँ। आपको उनके साथ विदा करने से पहले बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आप अनिका हैं, मिसेज अनिका मारवा, मिस्टर रोहित मारवा की पत्नी, और आप मेडिकल फील्ड में एक बहुत काबिल डॉक्टर हैं। मेडिकल प्रोफेशन में आपका नाम डॉक्टर अमृता है। मिस्टर मारवा के साथ कुछ सालों पहले आपकी शादी हुई थी। मिस्टर मारवा के साथ आपके 3 बच्चे हैं एंड आई हैव मेट ऑल ऑफ देम। दे आर क्विट इंटेलिजेंट जस्ट लाइक देयर मदर एंड फादर। आपकी माँ स्वाति मल्होत्रा इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो वो मेडिकल फील्ड की काफ़ी प्रभावशाली पर्सनालिटी थी। अगर वो आज जिंदा होती तो मेडिकल फील्ड को कई चमत्कारी दवाइयाँ दे चुकी होती जो इंसान की जान बचाने में काम आती। आपकी ज़िंदगी से जुड़े किस्से और कहानियाँ सुनकर मेडिकल स्टूडेंट अपने कैरियर की नींव रखते हैं। फिलहाल आप अपने बारे में बस इतना ही जान लीजिए कि बहुत जल्द आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और बहुत जल्द आपको अपनी पिछली ज़िंदगी याद आ जाएगी। बस आपको मिस्टर रोहित मारवा पर भरोसा रखना है। डॉक्टर सेठी के कहने के बाद रोहित के पास जाकर रोहित के कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे, गुड लक मिस्टर मारवा। वैसे डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनना अच्छा तो नहीं लगता, मगर इस केस में मुझे ये कहना ही पड़ेगा। थोड़ी बहुत प्रार्थना ऊपर वाले से करना, क्योंकि अब उन्हीं का भरोसा है। वो कोई चमत्कार दिखाएं तो हमारी मैडम फिर से पहले की तरह अपने अतीत को वर्तमान के साथ जोड़कर भविष्य के लिए काम करने लगेंगी। रोहित की पीठ थपथपाने के बाद डॉक्टर सेठी कमरे से बाहर निकल गए। राजलक्ष्मी ने अनिका के हॉस्पिटल से निकलने की सारी तैयारियां कर ली थी। हॉस्पिटल खुद रोहित की थी, इसलिए अनिका के डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज पहले से ही पूरी कर ली गई थी। बिस्तर पर बैठी अनिका काफी हैरानी से रोहित की ओर देख रही थी। रोहित धीरे धीरे अनिका के पास आया और अपना हाथ अनिका के सामने बढ़ा दिया। राजलक्ष्मी ने अपने हाथों में कुछ सामान पकड़ रखा था। अनिका ने रोहित का हाथ अपने आगे देखकर राजलक्ष्मी की ओर मुड़कर देखा। राजलक्ष्मी ने अपनी आंखें बंद करके इशारों में अनिका से ये कहा कि वो रोहित पर पूरी तरह से भरोसा कर सकती है। अनिका के चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी, मगर किसी तरह अनिका ने अपना एक हाथ रोहित के हाथ में थमा दिया और बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। जैसे ही रोहित ने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर अनिका को सहारा देने की कोशिश की, अनिका ने धीरे से रोहित को अपने आप से दूर कर दिया और खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर कमरे से बाहर निकलने के लिए आगे कदम बढ़ाने लगी। रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि अनिका किस सिचुएशन से गुजर रही थी, इसलिए रोहित ने दोबारा अनिका का हाथ पकड़ने की जिद नहीं की। वहाँ अनिका जो धीरे धीरे अपने कदम कमरे से बाहर ले जा रही थी, वो मन ही मन इस सोच में पड़ गई कि जहाँ डॉक्टर सेठी और राजलक्ष्मी अनिका को रोहित पर पूरा भरोसा करने के लिए कह रहे थे, वहीं राजलक्ष्मी ने जिस श्रेया को अनिका की सगी बहन से बढ़कर बताया था, वो श्रेया कह रही थी कि रोहित इज अ मर्डरर। अनिका पहले से ही काफी ज्यादा परेशान थी और रोहित के इस डबल इंट्रोडक्शन की वजह से अनिका की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अनिका के पीछे पीछे चल रहा रोहित अनिका को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। जैसे ही अनिका कमरे से बाहर निकली, अनिका ने देखा कि एक बड़ा सा हॉस्पिटल कॉरिडोर बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। अनिका दरवाजे से बाहर निकलने के बाद समझ नहीं पा रही थी कि उसे कहाँ जाना था।
अनिका ने जब पीछे मुड़कर देखा तो राजलक्ष्मी तुरंत अनिका के पास आकर कहने लगी, मैडम आइए, लिफ्ट उस तरफ है। जिस लाइफ केयर हॉस्पिटल में अनिका इतने सालों से काम कर रही थी, आज उस लाइफ केयर हॉस्पिटल की ज्योग्राफी के बारे में अनिका पूरी तरह से भूल चुकी थी। अनिका, रोहित और राजलक्ष्मी धीरे धीरे अपने कदम लिफ्ट की ओर आगे बढ़ाने लगे। तभी अचानक टॉप फ्लोर की लिफ्ट का दरवाजा खुला और कुछ बाज अपने हाथों में कुछ बड़े बड़े बम्बू पकड़कर लिफ्ट से बाहर निकले और अनिका के वीवीआईपी वार्ड के बगल वाली बालकनी की ओर जाने लगे। अचानक वार्ड बॉय को इस तरह भागता दौड़ता हुआ देखकर राजलक्ष्मी ने एक वार्ड बॉय को रुकते हुए कहा, अरे यहाँ आओ, क्या कर रहे हो तुम लोग ये सब? क्या तुम्हें पता नहीं कि स्पेशल वार्ड में आना माना है? और तुम लोग हाथों में ये बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर इस तरह से दौड़ क्यों रहे हो? रोहित ने देखा कि उसके सिक्योरिटी गार्ड भी कहीं न कहीं वार्ड बॉय के साथ मिले हुए नजर आ रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड बालकनी के पास एक वार्ड बॉय को इशारा करके कुछ दिखा रहा था। जिस वार्ड बॉय को राजलक्ष्मी ने रोका था, उस वार्ड बॉय ने जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं मैडम, अरे हमें तो यहाँ पर बुलाया गया था। साहब के ही सिक्योरिटी गार्ड ने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। रोहित और राजलक्ष्मी उस वार्ड बॉय की बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रोहित और राजलक्ष्मी के चेहरे पर हैरानी देखने के बाद वार्ड बॉय ने रोहित की ओर देखकर कहा, नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है साहब। बात दरअसल ये है कि बहुत अजीब सी बात हुई है हमारे हॉस्पिटल में। कई घंटों से एक बड़ा सा गरुड़ अस्पताल की छत पर आकर बैठा है। ये बात सुनकर रोहित चौंक गया। रोहित ने वार्ड बॉय को हैरानी से देखते हुए पूछा, गरुड़? दिल्ली शहर में गरुड़ कब से आसमान में दिखाई देने लगे? उस वार्ड बॉय के चेहरे पर भी हैरानी साफ नजर आ रही थी। उस वार्ड बॉय ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, साहब यही तो सोच समझकर हम परेशान हो रहे हैं, मगर कई घंटे बीत गए, वो गरुड़ यहाँ से उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक अनिका जी के कमरे के ऊपर वाली छत पर जाकर बैठा है कई घंटों से। आपके सिक्योरिटी गार्ड ने भी कई बार गरुड़ को उड़ाने की कोशिश की, मगर आप तो अच्छी तरह से जानते हैं गरुड़ तो किसी से नहीं डरता। वैसे तो ये गरुड़ बड़ी ही शांति से कई घंटों से एक ही जगह पर बैठा है, मगर हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ना तो इसे भूख लग रही है, न ही प्यास, न शिकार करने के लिए उड़ रहा है और न ही पानी पीने के लिए। वैसे ये किसी को परेशान नहीं कर रहा है, मगर वो जिस वायर पर वो अपने दोनों पैर टिकाकर बैठा है, वो वायर के जरिए हॉस्पिटल के हर जगह इंटरनेट पहुंचता है। गरुड़ का वजन इतना भारी है और उस वायर पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि पिछले कुछ घंटों से हॉस्पिटल का इंटरनेट बंद हो गया है। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अचानक हॉस्पिटल के इंटरनेट को क्या हो गया है। तभी आपके सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि यहाँ पर एक इंटरनेट केबल के वायर पर गरुड़ अपने पांव टिकाकर बैठा है। इसलिए मैनेजमेंट वालों ने हमें कहा कि हम जाकर उस गरुड़ को उड़ाएं। रोहित और राजलक्ष्मी को ये बात काफी अजीब लग रही थी। दिल्ली शहर में इस तरह से किसी गरुड़ का आना नॉर्मल बात नहीं थी, और वो गरुड़ ठीक अनिका के कमरे के बाहर काफी घंटों से बैठा था। ये बात भी काफी अजीब थी, मगर रोहित और राजलक्ष्मी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि अनिका बड़ी ही ध्यान से वार्ड बॉय की हर बात सुनने की कोशिश कर रही थी। अनिका के चेहरे पर हैरानी देखकर रोहित ने अनिका से कहा, चलो अनिका, अब हमें घर जाना चाहिए। रोहित की बात सुनने के बाद अनिका धीरे से लिफ्ट की ओर मुड़ी और फिर से अपने कदम लिफ्ट की ओर आगे बढ़ाने लगी। हालांकि रोहित ने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, मगर कहीं न कहीं रोहित को ये गरुड़ वाली बात काफी अजीब लग रही थी। लाइफ की ओर हॉस्पिटल से निकलने के बाद रोहित और अनिका राजलक्ष्मी एक ही कार में मारवा हाउस की ओर जाने लगे। कार में जाते हुए रोहित ड्राइवर के बगल में पैसेंजर सीट पर बैठा था और राजलक्ष्मी और अनिका पीछे वाली सीट पर बैठे थे। तभी रोहित ने मुड़कर अनिका की ओर देखा और कहा, देखो अनिका, इस वक्त तुम्हारे लिए भले ही ये दुनिया बड़ी पहेली सी बन गई हो, मगर तुम न सिर्फ हमारी दुनिया का हिस्सा हो, बल्कि बच्चों के लिए तुम ही उनकी दुनिया हो और बच्चों के साथ साथ मेरी भी दुनिया हो। मगर मुझ में और बच्चों में फर्क है। वैसे तो हमारे बच्चे बाकी सब बच्चों के मुकाबले काफी ज्यादा समझदार हैं, मगर हैं तो आखिर बच्चे ही। अपनी माँ से दूर नहीं रह सकते और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इस वक्त तुम अपने बच्चों से बिल्कुल अनजान हो, मगर इतना याद रखना कि तुम ही ने उन बच्चों को जन्म दिया है।
अगर तुम्हारी आंखों में बच्चे अपनी पहचान नहीं ढूंढ पाए तो उनके नाजुक मन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तुम बस मेरा यकीन मानो कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें सब कुछ वापस याद आ जाएगा। तब तक बस बच्चों के साथ घुल मिल कर रहो, उनके साथ हंसो, उनके साथ बातें करो। जो बच्चे जो तुम्हारा ही अंश है, उनमें आज अपना अंश ढूंढने की कोशिश करो। हो सकता है कि बच्चों की यादों में छिपी उनकी बात का कोई वजूद तुम्हें कुछ याद दिला दे। रोहित की पूरी बात सुनने के बाद अनिका ने राजलक्ष्मी की ओर देखा। राजलक्ष्मी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैडम, सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपनी जिंदगी भर बहुत काम किया है। हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी में जितना वक्त बच्चों के से दूर रहकर बिताया है, आज उस वक्त की भरपाई करने का टाइम आ गया है। अब कुछ दिन अपने बच्चों के साथ गुजारिए। बच्चे आपसे बेहद प्यार करते हैं और आप भी बच्चों से उतना ही प्यार करती हैं। वैसे तो अनिका ने राजलक्ष्मी और रोहित की बात सुनने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, मगर अनिका के चेहरे के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनिका राजलक्ष्मी और रोहित दोनों की बात अच्छी तरह से समझ सकती थी। कुछ ही देर में रोहित की कार मारवा हाउस के अंदर दाखिल हुई। रोहित कार से उतरकर सीधे अनिका की गाड़ी के दरवाजे की ओर गया और धीरे से दरवाजा खोलकर उसने अनिका से कहा, आओ, आज पूरे घर से तुम्हारी फिर से पहचान करवाता हूँ। अनिका रोहित की ओर देखते हुए गाड़ी का दरवाजा पकड़कर कार से बाहर निकली। जैसे ही अनिका कार से बाहर निकली, अनिका ने देखा कि अलेक्जेंडर, आर्यन, रिया तीनों पार्किंग लॉट में खड़े अनिका का इंतजार कर रहे थे। अनिका को कार से उतरता हुआ देखकर तीनों बच्चे दौड़कर अपनी माँ के पास आ गए। रिया अनिका से लिपट कर कहने लगी, वेलकम बैक होम मम्मा, वेलकम बैक। अनिका हैरानी से राजलक्ष्मी की ओर कुछ देर तक देखती रही और फिर अनिका ने अपना एक हाथ बड़े ही प्यार से रिया के सर पर रखा। अनिका का ये रिएक्शन देखकर राजलक्ष्मी और रोहित दोनों ही हैरान रह गए। अनिका का रिएक्शन देखकर सभी लोग दंग रह गए थे। अनिका अपने तीनों बच्चों को देखकर अपनी नजरें झुकाकर मन ही मन कुछ सोचने लगती थी। अनिका भले ही अपने मन में सोच रही थी, मगर अनिका के बिल्कुल बगल में खड़े रोहित को समझ आ रहा था कि अनिका को इस बात की शर्मिंदगी हो रही थी कि वह अपने ही बच्चों को पहचान नहीं पा रही थी। और इस वक्त अनिका रोहित से बिल्कुल अनजान थी, इसलिए रोहित जानता था कि रोहित चाहकर भी अनिका की इस गिल्ट को कम नहीं कर सकता था। इस वक्त अनिका को अगर किसी की मदद की जरूरत थी तो वह सिर्फ अपने आप की थी, क्योंकि अगर अनिका को अपने आप को ढूंढना था, अपने वजूद को समझना था, तो अनिका को सिर्फ अपने आप के साथ लड़कर ही अपने आप को बचाना था। अनिका ने जैसे ही रिया के माथे पर प्यार से हाथ रखा, अलेक्जेंडर और आर्यन के चेहरे पर भी खुशी आ गई। दोनों मुस्कुराते हुए अनिका के पास गए। दोनों की आंखों में अनिका के लिए प्यार देखकर अनिका काफी देर तक अपने दोनों बेटों को बस देखती रही। जब अलेक्जेंडर और आर्यन अनिका के बिल्कुल करीब आए तो अनिका ने उन दोनों के सर पर प्यार से हाथ फेरा। तीनों बच्चे हैरान होकर रोहित और राजलक्ष्मी की ओर देखने लगे और वो जानना चाहते थे कि क्या उनकी मम्मा की याददाश्त वापस आ चुकी थी। तभी राजलक्ष्मी तीनों बच्चों के पास आकर कहने लगी, देखो बच्चों, मैं यह तो नहीं कहूंगी कि तुम्हारी मम्मा की याददाश्त वापस आ चुकी है, मगर हाँ, वो तुम्हारी माँ है और तुम मैडम के बच्चे हो और ये रिश्ता इस दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। बस आप तीनों का प्यार ही है जो आपकी मम्मा को अपने अतीत से जोड़ सकता है। राजलक्ष्मी की बात सुनकर तीनों बच्चों की मुस्कान थोड़ी थोड़ी कम हो तो गई थी, मगर कम से कम अनिका के लौटने के बाद यह पहली बार था जब अनिका ने कोई पॉजिटिव मूव दिखाया था। अचानक ही अपनी आंखों से आंसू पोंछकर रिया ने कहा, चलो मम्मा, आज से हम दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहेंगे। अरे ये भी कोई बात हुई कि आप सब कुछ भूल गई हो। आप देख लेना, मैं आपको हमारे पास्ट से जुड़ी ऐसी ऐसी कहानियां सुनाऊंगी कि आपको तुरंत सब कुछ याद आ जाएगा। आप नहीं जानती कि आपको अलेक्जेंडर ने कितना परेशान किया था। जब मैं अलेक्जेंडर की बदमाशियों की कहानी सुनाऊंगी तो आपको जरूर सब कुछ याद आ जाएगा। रिया की इस बात से नाराज होते हुए अलेक्जेंडर ने आगे आकर कहा, मैंने कोई भी बदमाशी नहीं की है, ज्यादातर शरारती तो तुमने ही की है और मुझे पक्का यकीन है जब मम्मा को तुम्हारी गेमिंग टैबलेट दिखाऊंगा तो मम्मा उस टैबलेट से इतना इरिटेट हो जाएगी कि उन्हें सब कुछ वापस याद आ जाएगा। आर्यन प्यार भरी नजरों से अपनी मम्मा को बस देखता रहा। अलेक्जेंडर और रिया की दलीलें सुनने के बाद अचानक ही अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर राजलक्ष्मी और रोहित दोनों शॉक हो गए।
घर वापस लौटने के बाद पहली बार अनिका के चेहरे पर मुस्कान देखी गई थी। कहीं न कहीं अनिका भी अपने आप को तीनों बच्चों के साथ सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थी। अनिका ने भी मन ही मन सोच लिया था, चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी कंफ्यूजिंग हो, सारे रिश्ते कितनी भी ज्यादा टेढ़े मेढ़े हो, वो एक चीज को कभी नहीं झुटला सकती थी कि वो थी उसके तीनों बच्चों की आंखों की मासूमियत। अपने अतीत को खोज रही अनिका ने मन ही मन यह फैसला किया था कि वो अपने अतीत से जुड़ने के लिए सबसे पहले अपने बच्चों के साथ जुड़ेगी, क्योंकि वो एक ऐसा रिश्ता था जिसमें कभी कोई झूठ नहीं बोल सकता था। अनिका ने फैसला कर लिया था कि वो सबसे पहले अब इस रिश्तों के साथ जुड़ेगी और ये रिश्ता ही अनिका को धीरे धीरे अपने आप के साथ जोड़ेगा। रिया ने एक तरफ से अनिका का हाथ पकड़ लिया, तभी अलेक्जेंडर ने अनिका का दूसरा हाथ पकड़ लिया और दोनों बच्चे अनिका को घर के अंदर ले जाने लगे। जैसे ही मुस्कुराती हुई अनिका मारवा हाउस के अंदर दाखिल हुई, अचानक ही उसके चेहरे से मुस्कुराहट फिर से गायब हो गई। मारवा हाउस में काफी लोग इकट्ठा हुए थे। दादी माँ सुहासनी मारवा, अनिका की सास आयशा मारवा, मारवा खानदान के कई सारे कजिन्स और साथ ही करण गुलेरिया, सिद्धार्थ गुलेरिया, नंदिनी भी अनिका से मिलने आए थे। होश में आने के बाद अनिका दादी माँ सुहासनी मारवा, आयशा मारवा, यहाँ तक कि अपने पापा करण गुलेरिया और गुलेरिया परिवार से नहीं मिली थी। अनिका के लिए सभी चेहरे काफी अनजान थे, मगर सभी चेहरों के बीच कोने में बैठी श्रेया की ओर जब अनिका ने देखा तो अनिका की नजरें श्रेया पर जाकर जम गई। श्रेया वही लड़की थी जो हॉस्पिटल में अनिका को मिलने आई थी और राजलक्ष्मी ने बताया था कि श्रेया और कोई नहीं बल्कि अनिका की बेस्ट फ्रेंड थी। अनिका को अंदर आता हुआ देखकर करण अपनी जगह से उठकर अनिका के पास गए। अनिका बड़ी ही हैरानी से करण को देख रही थी। अनिका की आंखों में अनजानापन देखकर करण समझ गए थे कि अनिका उनके चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर वो पहचान नहीं पा रही थी। अनिका की ऐसी हालत देखकर करण अनिका के पीछे खड़े रोहित की ओर देखने लगे। रोहित ने तुरंत सिचुएशन संभालते हुए अनिका और करण के बीच आकर कहा, अनिका, ये तुम्हारे पापा हैं। रोहित के मुंह से पापा शब्द सुनकर अनिका के चेहरे का रंग बदल गया। अनिका काफी हैरान होकर करण को देखती रही। अनिका को अब यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जिस इंसान के सामने खड़ी थी वो उसके पिता थे, मगर वो उन्हें भी पहचान नहीं पा रही थी। यह बात सोच सोच कर ही अनिका को काफी इमोशनल डिस्टरबेंस हो रहा था। वो फिर से अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। अनिका का चेहरा लाल पड़ने लगा। तभी अचानक राजलक्ष्मी ने आगे आकर अनिका को उसकी ही बनाई हुई दिमाग को शांत करने वाली टैबलेट दी। घर पर एक नौकर पानी का गिलास लेकर दौड़ के अनिका के पास आया। राजलक्ष्मी ने अनिका को पानी पिलाते हुए कहा, देखिए मैडम, आप प्लीज इस वक्त अपने दिमाग को स्ट्रेट मत दीजिए। कुछ दिनों के लिए आपको हर बात बहुत अजीब लगेगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप अपने पापा को अपनी आंखों के सामने खड़ा हुआ देख रही हैं, मगर फिर भी उन्हें पहचान नहीं पा रही हैं। यह बात आपको काफी डिस्टर्ब कर रही है। मगर मैडम, कुछ ही दिनों के लिए आपको इन सारी बातों की आदत डालनी होगी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे एक के बाद एक आपको सारी बातें याद आ जाएंगी, सारे रिश्ते याद आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को ज्यादा तकलीफ देकर अपने अतीत से जुड़ने की कोशिश की तो हो सकता है कि दिमाग में कोई नस रप्चर हो जाए। अनिका की बनाई हुई दिमाग को शांत करने वाली टैबलेट अनिका के शरीर में जाते ही अपना असर दिखाने लगी। अनिका अपने आप को काफी बेहतर महसूस करने लगी थी। अनिका की कंडीशन में सुधार आता हुआ देखकर राजलक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजलक्ष्मी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कमाल की बात है मैडम, जो सारी चीजें मैंने आपसे सीखी है आज वह सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। जो टैबलेट आपने औरों की सलामती के लिए बनाई थी वो टैबलेट आज आपके इलाज के लिए काम आ रही है। अनिका के ठीक सामने खड़े करण अनिका की ऐसी हालत देखकर अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे, मगर उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए अनिका से कहा, बेटा, मुझे यकीन है कि वक्त के साथ साथ तुम्हें सब कुछ वापस याद आ जाएगा। वैसे हम बाप बेटी जरूर हैं, मगर तुम्हें शायद इस वक्त याद नहीं कि तुम बचपन से मेरे साथ नहीं रही हो। हमारा मिलना एक किस्मत का कनेक्शन था और मुझे यकीन है कि जो किस्मत तुम्हें हर मुश्किल से बचाकर यहाँ तक ले आई है, वही किस्मत एक बार फिर अपना रंग दिखाएगी और तुम्हें फिर से अपने परिवार के साथ जोड़ देगी। अनिका एक एक करके सभी लोगों की बातें बड़ी ही ध्यान से सुन रही थी। करण गुलेरिया ने अभी कहा था कि अनिका बचपन से उनके साथ नहीं थी और किस्मत से उन्हें मिली थी।
अनिका के लिए ये नई और बिल्कुल अनजान जिंदगी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगी थी। मगर दिमाग को शांत करने वाली दवाई ने अनिका के इमोशंस को काफी हद तक पकड़ कर रखा था और अनिका मन ही मन अपने आप को समझाने लगी कि इस वक्त उसे सिर्फ राजलक्ष्मी की ट्रीटमेंट पर भरोसा करना है और ये याद रखना है कि वो अपने सामने खड़े तीनों बच्चों की माँ थी। रोहित ने अनिका को आगे चलने का इशारा किया। रोहित के इशारे को देखते हुए अनिका ने धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाए। सुहासिनी मारवा और आयशा मारवा के पास पहुंचते हुए रोहित ने व्हील चेयर की ओर इशारा करते हुए अनिका से कहा, यह मेरी दादी माँ है और तुम्हारी बड़ी सास, और ये जो सामने खड़ी है वह मेरी माँ है, आयशा मारवा, तुम्हारी सास। अनिका की हालत देखकर आयशा मारवा ने काफी मैच्योरिटी से काम लेते हुए मुस्कुराकर अनिका के गालों पर हाथ फेरा और कहा, सास नहीं, पहले हम दोस्त बने थे, उसके बाद तुम इस घर की बहू बनी थी। आज से हमारा दोस्ती का रिश्ता फिर से कायम हो गया। आज से हम पहले दोस्त बनेंगे और फिर धीरे धीरे मुझे यकीन है हम फिर से उसी बंधन में बंध जाएंगे जहां हम सास बहू भी थे और एक अच्छे दोस्त भी। तभी सिद्धार्थ गुलेरिया और नंदिनी आगे बढ़कर आए और अनिका के पास आकर खड़े हो गए। सिद्धार्थ ने अनिका के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हेलो अनिका, मैं तुम्हारा भाई सिद्धार्थ। वैसे तो हम कजिन्स हैं, मगर तुम गुलेरिया परिवार की इकलौती बहन हो और उस नाते से हमारे रिलेशन सगे भाई बहन से भी ज्यादा बढ़कर है। नंदिनी ने भी अनिका की ओर मुस्कुरा कर देखा और कहा, और मैं नंदिनी, जब तुम गुलेरिया हाउस में पहली बार आई थी तब सबसे पहले तुमने मुझसे दोस्ती की थी। अनिका की ऐसी हालत देखकर नंदिनी अपने आप को संभाल नहीं पाई। बाकी सब लोगों ने तो किसी न किसी तरह अनिका के सामने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर रखा था, मगर नंदिनी अनिका की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा प्रभावित हो गई थी। नंदिनी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे और अचानक ही नंदिनी रोती और सिसकती हुई आवाज में अनिका से कहने लगी, अनिका, तुम्हें क्या कुछ भी याद नहीं? जरा याद करो अनिका, तुम्हारा भाई था आकाश गुलेरिया। अभी कुछ ही दिनों पहले आकाश के एक्सीडेंट में हम सबको छोड़कर चला गया। क्या तुम्हें वो भी याद नहीं है? अनिका हैरान होकर नंदिनी की ओर देखने लगी। नंदिनी ने जो बात कही थी उसे सुनकर आसपास खड़े सारे लोग काफी घबरा गए थे। वो जानते थे कि नंदिनी को ऐसी सिचुएशन में अपने आप को संभाल कर रखना था। अनिका जो इस वक्त अपना खुद का नाम नहीं जानती थी, उसे आकाश के एक्सीडेंट के बारे में याद दिलवाकर वो उसे और भी ज्यादा इमोशनल टर्बुलेंस में डाल रही थी। नंदिनी जोर जोर से सिसक करे अनिका के सामने ही रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे नंदिनी ने अपने अंदर जो बांध बना कर रखा था वो पूरी तरह से टूट गया। आकाश की मौत का दुख और अनिका की ऐसी हालत दोनों ने एक साथ नंदिनी को इमोशनली काफी डिस्टर्ब किया था और अनिका के सामने नंदिनी फूट फूट कर अपने आंसू बहाने लगी। राजलक्ष्मी, सिद्धार्थ और करण ने नंदिनी को सहारा देते हुए उसे उसकी जगह से उठाया और लिविंग रूम में रखे एक सोफा पर बिठा दिया। नंदिनी के कानों के बिल्कुल पास जाकर करण ने कहा, नंदिनी, संभालो अपने आप को, इस वक्त हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अनिका के दिमाग को इस वक्त ज्यादा स्ट्रेस देना ठीक नहीं। मुझे यकीन है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। करण की कोई बात नंदिनी पर असर नहीं करने वाली थी। नंदिनी फूट फूट कर रो रही थी, वहीं अनिका फटी हुई आंखों से नंदिनी की ओर देख रही थी। अनिका अपनी बड़ी बड़ी हैरान आंखों से घर के चारों ओर खड़े सभी लोगों का चेहरा देखकर उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर सारे जाने पहचाने चेहरे इस वक्त अनिका के लिए बिल्कुल अनजान थे। तभी अनिका की नजर डाइनिंग टेबल के पास बैठी श्रेया पर पड़ी। जैसे ही अनिका की नजर श्रेया पर पड़ी, अनिका ने धीमी आवाज में श्रेया की ओर देखकर कहा, श्रेया। अनिका के मुंह से श्रेया का नाम सुनकर सभी लोग दंग रह गए। करण गुलेरिया, आयशा मारवा की आंखों में एक उम्मीद दिखाई देने लगी। उन्हें अचानक ऐसा लगने लगा जैसे अनिका को कुछ कुछ याद आने लगा था। चाहे श्रेया का नाम ही सही, मगर अनिका की याददाश्त वापस आने की शुरुआत हो चुकी थी। अनिका धीरे धीरे डाइनिंग टेबल के पास बैठी श्रेया की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। श्रेया ने जब अनिका के मुंह से अपना नाम सुना, तब श्रेया भी बड़ी उम्मीद से अनिका की ओर देखने लगी। तीनों बच्चे अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें श्रेया मासी के पास ले जा रहे थे। श्रेया के बिल्कुल पास पहुंचने के बाद आर्यन ने अनिका की ओर देखकर पूछा, मम्मा, आपको श्रेया मासी याद है? आर्यन का सवाल सुनने के बाद अनिका फिर से श्रेया की ओर देखने लगी और धीमी आवाज में फिर से अनिका ने कहा, श्रेया। अनिका के मुंह से दोबारा अपना नाम सुनकर श्रेया अपनी जगह से खड़ी हो गई।
श्रेया काफी हैरानी से अनिका की ओर देख रही थी। अनिका ने दबी हुई बिल्कुल धीमी आवाज में श्रेया की ओर देखकर कहा, रोहित इज ए मर्डरर। अनिका ने यह बात इतने धीरे से कही थी कि अनिका के पास खड़े बच्चों को भी यह बात सुनाई नहीं दी थी। सिर्फ श्रेया ने यह बात समझी थी क्योंकि श्रेया ने खुद हॉस्पिटल में जाकर अनिका को ये बात बताई थी और श्रेया समझ चुकी थी कि अनिका को बीती बातें याद नहीं आई थी। मगर हॉस्पिटल में श्रेया ने अनिका से जो बात कही थी वो बात अनिका दोहरा रही थी। श्रेया अच्छी तरह से जानती थी कि वो इस वक्त मारवा हाउस में खड़ी थी और उसके पास रोहित के खिलाफ किसी भी तरह का सबूत नहीं था। कही सुनाई बातों पर ना तो मारवा खानदान के लोग विश्वास करेंगे और ना ही गुलेरिया परिवार के लोग विश्वास करेंगे। ये बात श्रेया अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए अगर अनिका की बात परिवार वाले सुन लेते तो वहाँ बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता था। यह बात जानते हुए श्रेया ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हाँ अनिका, मैं वही श्रेया हूँ जो तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बल्कि तुम्हारी सगी बहन से भी बढ़कर हूँ। आकाश तुम्हारा भाई था। अभी कुछ ही दिनों पहले आकाश हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। श्रेया की बात सुनकर अनिका गहरी सोच में डूब गई। अनिका को इस तरह से परेशान होते हुए देखकर श्रेया ने कहा, मगर इस वक्त तुम बस आराम करो और अपने परिवार के साथ रहो, तो फिर धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अनिका ने दूसरी बार आकाश की मौत की खबर सुनी थी। वो आकाश जो अनिका का भाई था, मगर अनिका को अपने आप पर हैरानी हो रही थी कि आखिर अपनी जिंदगी से जुड़ी इतनी गहरी बातें उसे याद क्यों नहीं आ रही थी। राजलक्ष्मी और रोहित अनिका के पास आए। राजलक्ष्मी ने अनिका के कंधों पर हाथ रखा और कहा, चलिए मैडम, अपने कमरे में चलकर आराम कीजिए। तभी नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए अनिका से लिपट कर कहा, मम्मा मेरे साथ मेरे कमरे में रहेंगे। रिया की हरकत देखकर मायूस खड़े चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। रोहित ने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है, चलो मम्मा को तुम्हारे कमरे में ले चलते हैं। जैसे ही राजलक्ष्मी रोहित अनिका को मारवा हाउस में बने लिफ्ट की ओर आगे ले जाने लगे, तभी सिद्धार्थ ने रोहित को आवाज देते हुए कहा, रोहित जरा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ को अचानक इस तरह रोहित को रोकते हुए देखकर करण और नंदिनी भी काफी हैरान हो गए। करण ने आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हमें रोहित को डिस्टर्ब करना चाहिए। सिद्धार्थ ने करण के सामने देखते हुए कहा, चाचा जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमारा परिवार इस वक्त कौन सी सिचुएशन से गुजर रहा है, मगर क्या करें, हमारे साथ साथ देश के कई परिवार जुड़े हुए हैं जिनका भविष्य भी हमारे परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा यकीन मानिए, अगर इतने सारे लोगों की जिंदगियों का सवाल ना होता तो मैं कभी ऐसी बात ऐसे वक्त पर नहीं करता। सिद्धार्थ को इतना सीरियस देखते हुए रोहित ने राजलक्ष्मी की ओर देखा और कहा, तुम एक काम करो, अनिका को ऊपर ले जाओ, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। राजलक्ष्मी जैसे ही रोहित की बात सुनी, वो अनिका और बच्चों को लेकर लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गई। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने के बाद रोहित सिद्धार्थ के पास आकर कहने लगा, बोलिए सिद्धार्थ, क्या बात करना चाहते हैं आप मुझसे। तभी कुछ देर खामोश रहने के बाद सिद्धार्थ ने अपने बगल में खड़े अपने चाचा करण गुलेरिया की ओर देखा और फिर अपना गला साफ करते हुए रोहित से कहा, देखो रोहित, वो बात दरअसल यह है कि आकाश के जाने के बाद गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंटशिप की पोजीशन किसी न किसी को तो संभालनी होगी। अब चाचा जी की उम्र को मद्देनजर रखते हुए मैंने यह फैसला किया है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद अपने कंधों पर उठा लूं। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि पिछले महीनों में आकाश ने अपनी मेहनत और अपने दिमाग से गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को इस देश का नंबर 1 इंडस्ट्रीज बनाया है। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये बात कही, रोहित अपनी नजरें ऊंची करके सिद्धार्थ की ओर देखने लगा। करण अच्छी तरह से जानते थे कि ये वक्त दोनों परिवार का एक साथ मिलजुल कर रहने का था और ना कि एक दूसरे को यह बताने की कि कौन सा परिवार ज्यादा बड़ा था। सिद्धार्थ की बात को बीच में टोकते हुए करण ने कहा, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। कई सालों तक मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर रखी थी। मुझे भी बड़ी खुशी है कि आकाश अपनी मेहनत और लगन से गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को नंबर 1 बनाने में कामयाब हुआ। मगर सिद्धार्थ, ये वक्त सब बातें करने का नहीं है। जैसे ही करण ने यह बात कही, सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कान पकड़ लिए और कहा, अरे नहीं नहीं चाचा जी, मैं यहाँ ये साबित करने नहीं आया हूँ कि कौन नंबर 1 है और कौन नंबर 2।
बात दरअसल यह है कि आकाश ने जो सपना देखा था उसे उसने अपनी मेहनत और लगन से पूरा किया था, और अब आकाश के जाने के बाद मेरी भी यह जिम्मेदारी है कि मैं आकाश के सपनों को आगे ले जाकर रहूंगा। और इसीलिए रोहित, मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मेजर स्टेक होल्डर होने के नाते तुम मुझे गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट बनने की इजाजत दे दो। सिद्धार्थ की ये बात सुनते ही रोहित हैरान होकर करण की ओर देखने लगा। रोहित ने सिद्धार्थ से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं सिद्धार्थ? मैं मेजर स्टेक होल्डर कैसे हो सकता हूँ? रोहित के चेहरे पर हैरानी देखते हुए सिद्धार्थ ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, अरे मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। दरअसल बात यह है कि करण चाचा ने गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अपने नाम के सारे शेयर्स 2 हिस्सों में बांट दिए थे, जिसमें 51% शेयर आपकी पत्नी और मेरी बहन अनिका के नाम है और 49% आकाश गुलेरिया के नाम थे। आकाश गुलेरिया प्रेसिडेंट के पोस्ट पर बैठा था। उसे अनिका से कभी कोई एतराज नहीं था, मगर अब सारी की सारी सिचुएशन पलट चुकी है। आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए आकाश की विधवा होने के नाते सारे के सारे शेयर्स श्रेया के नाम पर ट्रांसफर हो गए हैं और बाकी के 51% अनिका के नाम पर है। अब अनिका ऐसी हालत में किसी तरह का डिसीजन लेने की हालत में तो है नहीं, मगर कानून की नज़र में अगर पत्नी की हालत ऐसी हो जाए कि वो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन नहीं ले सके, तो ऐसी हालत में उसके हिस्से के शेयर्स की पावर ऑफ अटॉर्नी ऑटोमेटिक उसके पति के नाम पर हो जाती है। यानी कि इस वक्त कानूनी तौर पर गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मेजर स्टेक होल्डर तुम हो रोहित मारवा। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर हैरान रोहित सिद्धार्थ की ओर देखने लगा। सिद्धार्थ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो रोहित, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। अनिका की मानसिक हालत इस वक्त पूरी तरह से ठीक नहीं है और यह तो कानून की किताबों में भी लिखा है कि जब तक किसी इंसान की मानसिक हालत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक उसकी प्रॉपर्टी का गार्जियन उसका जीवन साथी बन जाता है। रोहित काफी हैरानी से सिद्धार्थ की हर बात सुनता रहा। सिद्धार्थ ने रोहित के चेहरे को हैरानी और परेशानी में देखकर कहा, देखो रोहित, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि अगर इतने बड़े बिजनेस एम्पायर के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर काफी दिनों तक कोई ना बैठे तो मार्केट में किस तरह के हालात खड़े हो जाते हैं। लोग तरह तरह की बात करते हैं, यहाँ तक कि रोहित, मैंने तो ये भी सुना है कि मारवा इंडस्ट्रीज के कुछ लोग मार्केट में ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज 7 टुकड़ों में बंटने वाली है। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये बात कही, रोहित ने एक झटके से सिद्धार्थ की ओर देखा। रोहित की आंखों में कुछ कुछ इरिटेशन नजर आ रही थी। करण को भी सिद्धार्थ की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, मगर सिद्धार्थ ने तुरंत अपनी बात पलटते हुए कहा, अरे नहीं नहीं रोहित, मैं यहाँ पर तुम किसी तरह का एलिगेशन डालने नहीं आया हूँ। मैं तो तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कंपनी का चेयरपर्सन अगर इस तरह अचानक दुनिया छोड़कर चला जाता है तो कंपनी की क्या हालत होती है। हमने कई बार देखा है, आसमान की बुलंदियों को छू रही कंपनी का मालिक अगर अचानक कंपनी का साथ छोड़ देता है तो उस कंपनी को राख में बदलते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती। बस मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम किसी तरह मुझे परमिशन दे दो, क्योंकि अब तुम इस कंपनी के मेजर स्टेक होल्डर हो। तुम्हारी बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी नहीं टाल सकते, यहाँ तक कि कानूनी तौर पर यह बिल्कुल सेफ है। बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अगर मैं गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बागडोर अपने हाथ में संभाल लूँ तो फिर हमारी कंपनी को कम से कम नुकसान होगा। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जितनी ताकतवर बनेगी उतना शायद मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुँचेगा। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये बात कही, फिर से रोहित के चेहरे पर काफी इरिटेशन नजर आने लगी थी। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सिद्धार्थ उससे क्या कहना चाहता था। करण को भी सिद्धार्थ की हरकत पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तभी सिद्धार्थ ने अपनी आवाज नरम करते हुए रोहित से कहा, मगर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ रोहित, तुम किस मिट्टी के बने हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ऐसे नाजुक मोड़ पर तुम गुलेरिया परिवार के साथ जरूर खड़े रहोगे। आकाश ने गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को नंबर 1 की पोजीशन तक पहुँचाया है और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी को नंबर 1 की पोजीशन से हटने नहीं दूंगा और मुझे उम्मीद है रोहित कि तुम इस काम में मेरी मदद करोगे। सिद्धार्थ ने इस तरह से रोहित के सामने ये पूरी बात रखी थी कि रोहित के पास ना कहने की कोई गुंजाइश नहीं थी। रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाले और कुछ देर तक
श्रेया की ओर देखता रहा। श्रेया अपनी नजरें झुकाकर मन ही मन कुछ सोच रही थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि गुलेरिया परिवार इस वक्त बेहद नाजुक तौर से गुजर रहा था और आकाश के अचानक इस तरह चले जाने से गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मार्केट में क्या हालत हो सकती थी, यह बात भी रोहित अच्छी तरह से जानता था। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने सिद्धार्थ की ओर देखकर कहा, ठीक है, मैं सारे कागजात तैयार करके भिजवाता हूँ। आप कल से ही गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की कमान अपने हाथ में ले लीजिए। जैसे ही रोहित ने ये बात कही, सिद्धार्थ के चेहरे पर अचानक एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। नंदिनी ने जब सिद्धार्थ के चेहरे पर इस तरह की मुस्कान देखी तो वह हैरान रह गई, मगर तभी सभी के कानों पर एक बड़ी ही तेज आवाज पड़ी, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है।